जय हिंद, आदाब। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। देश आजाद हो चुका है, आजादी का जश्न मनाया जाने लगा है। कल आजादी का दिन है 15 अगस्त। लेकिन क्या हम एक स्वस्थ लोकतंत्र बन पाए हैं? क्या हमने हिंदू मुसलमान छोड़कर देश की तरक्की में अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है? आजादी से अब तक राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ती आई हैं और इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। वो आपका खून भी पी सकती हैं। राजनीति से उन्हें मतलब है, बाकी आपके साथ क्या होता है इससे मतलब नहीं है। ऐसी बहुत सी पार्टियां आई हैं, सरकारें आई हैं, गई हैं और आगे भी ऐसा शायद होता रहेगा। ऐसा ही एक किस्सा है 13 अगस्त 1980। तारीख का ये वो दिन है जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। ये वो दिन था जब मुरादाबाद के ईदगाह में सैकड़ों नमाजियों को गोलियों से भून दिया गया था। मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये अलग बात है 13 अगस्त को उसकी बरसी थी और सोशल मीडिया पर सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने मुरादाबाद नरसंहार को याद नहीं किया। इस नरसंहार पर खामोशी की सबसे बड़ी वजह शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नरसंहार बाकायदा मौजूदा सरकार की देखरेख में हुआ था। ये कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था, बल्कि यह तत्कालीन प्रधानमंत्री का मुसलमानों को सबक सिखाने वाला एक दंगा था। ये अलग बात है कि बाद में उसे धार्मिक रंग दे दिया गया, लेकिन शुरू में ये हिंदू मुस्लिम दंगा कतई नहीं था। यकीन जानिए, अगर ये नरसंहार भाजपा शासन में हुआ होता तो इसकी ऐसी बरसी मनाई जाती कि सेक्युलर लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे होते। ये बिल्कुल सच बात है। भाजपा राज के दंगों को आज भी याद किया जाता है, लेकिन कांग्रेस राज में जो दंगे हुए, जहां लोगों की मौत हुई, उसको कोई याद नहीं करता। भागलपुर का दंगा हो या फिर मुरादाबाद का दंगा, दोनों ही कांग्रेस राज में हुए थे, लेकिन इनकी बात नहीं की जाती है। इस सरकार में बीजेपी के एक मंत्री हैं जिनका नाम है एमजे अकबर। वो उस वक्त पत्रकार हुआ करते थे। कभी उन्हें पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम एक छोटा सा किस्सा उनकी बात में आपको समझा दे देते हैं। अब आगे मैं जो भी बोलूंगा वो एमजे अकबर के शब्दों में होगा। मुरादाबाद शहर मेरी यादों में एक खास जगह रखता है। मैं अप्रैल 1980 में एक किशोर के रूप में इस शहर के लिए आया था और मुस्लिम मुसाफिर खाना, जिसको गेस्ट हाउस कहा जाता है, उसमें रुका था। मैं हिंदू कॉलेज में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा देने के लिए आया था। मुरादाबाद की कुछ अच्छी यादों के बावजूद शहर की कुछ बहुत ही दर्दनाक यादें 13 अगस्त 1980 के दंगों की हैं। अगस्त 1980 में मैं दिल्ली में पुलिस परिसर में अपनी बहन के घर पर रह रहा था। उसका पति अब एक सेवानिवृत्त या रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक थे। उस समय केंद्रीय पुलिस बल में असिस्टेंट कमांडेंट या अधीक्षक पुलिस के रूप में सेवारत थे। मैं उसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए NIT कालीकट केरल जाने से पहले अलविदा कहने गया था। क्योंकि मैं 2 सप्ताह में केरल जा रहा था, इसलिए 13 अगस्त 1980 को ईद का दिन था। मैं और मेरे भाई भाभी देर शाम दोस्तों के साथ आराम से बैठे थे जब उनका सूबेदार मेजर एक मोटरसाइकिल पर आया। उनके कमांडिंग अफसर का एक लिखित आदेश लेकर वो लिखित आदेश उनको सौंपा गया, जिसमें उन्हें अपनी यूनिटों को तैयार करने और तुरंत मुरादाबाद के लिए निकलने को कहा गया था। मेरे बहनोई ने सूबेदार मेजर को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। अंदर गए, अपनी वर्दी पहनी और उसी समय उसके साथ बैरकों की तरफ निकल गए, मुरादाबाद जाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देने। उन्होंने हमें बताया कि मुरादाबाद में क्या हुआ था और मुझे और मेरी बड़ी बहन को उनके साथ ही चलने के लिए तैयार होने को कहा। दिल्ली में रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। 2 से 3 घंटे के भीतर लगभग 500 सैनिक और अफसर अपने सामान हरे ट्रकों और जीपों में लोड करके साथ जाने के लिए तैयार हो चुके थे। मैं, मेरी बहन और उनका 1.5 वर्षीय बेटा भी उनके साथ जीप में सवार हुए और 11 से 12 बजे के बीच हमने दिल्ली छोड़ दिया। लगभग 3-4 बजे सुबह हम मुरादाबाद पहुंचे, जहां प्रियदर्शनी ग्राउंड पर टेंट पिचिंग शुरू हो गई थी। देसी बंदूकों और बमों की गरज लगातार सुनाई दे रही थी। ये सब बहुत डरावना और भयावह था। दल के कुछ सैनिकों को तुरंत सिविल पुलिस के सक्रिय मार्गदर्शन के साथ स्ट्रेटेजिक स्थानों पर तैनात कर दिया गया और सुबह 9 बजे तक सभी सैनिकों को तैनात कर दिया गया था।
हवा में दंगाइयों द्वारा चलाई देसी बंदूकों, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों का शोर गूंज रहा था। पुलिस जवाबी गोलियां चला रही थी, लेकिन केवल मुसलमानों पर। मुसलमान बहुत गुस्से में थे, क्योंकि जानबूझकर उन्हें उकसाने के लिए सुअरों को ईद की नमाज पढ़ रहे लोगों की लाइनों के बीच से गुजारा गया था। दरअसल मुरादाबाद ईदगाह में उस दिन ईद की नमाज हो रही थी और वहां पर सुअरों का प्रवेश करा दिया गया था लोगों को उकसाने के लिए। पुलिस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, अकारण गोलीबारी की। केंद्रीय बलों के आगमन से कुछ खास असर नहीं पड़ा। हालांकि केंद्रीय बल जो थे वो तटस्थ थे, वो किसी बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से दंगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक हो गई थी, जैसे आजकल भी होती है। आप दिल्ली दंगा देख सकते हैं या कोई और भी दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा भी देख सकते हैं। पुलिस सांप्रदायिक कहीं ना कहीं हो ही जाती है, ऐसा आरोप लगता रहा है। उनके पास सूचना का अभाव था। ये पुलिस की बात हो रही है कि पुलिस के पास सूचना का अभाव था और स्थानीय पुलिस के सहयोग के बिना वो असहाय थे। पूरी रात, यहां तक कि कर्फ्यू के दौरान भी उपद्रवियों यानी मुसलमान और हिंदुओं के बीच, पुलिस के बीच दंगा और घमासान युद्ध जारी था। अगले दिन 15 अगस्त था और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपने पहले ही वाक्य में मुरादाबाद में हो रहे खून खराबे का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उस वक्त एक बहुत हाईलाइट वाला इशू मिल गया। आपने देखा होगा, जैसे ही 15 अगस्त आता है देश में कुछ ना कुछ बड़ा घटित हो जाता है, ताकि जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से एक अपना लंबा चौड़ा भाषण दें तो उसके लिए कुछ माल मसाला मिल जाए। मुरादाबाद दंगा भी शायद इसी तरह का कोई हिस्सा रहा होगा। दिन के अंत तक पुलिस कुछ हद तक स्थिति को नियंत्रण में लाने में कामयाब रही, ये एमजे अकबर लिख रहे हैं, लेकिन छिटपुट हिंसा जारी रही। सैकड़ों मुसलमानों को दंगा करने के आरोप में कुख्यात प्रांतीय सशस्त्र बल यानी कि पीएसी द्वारा उठा लिया गया और बसों में भर के पीएसी परिसर में लाया गया, जो कि केंद्रीय बलों के शिविर के ठीक सामने था। मतलब सामने केंद्रीय बलों के शिविर लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, उसके सामने ही पीएसी के शिविर हैं। उनको निर्दयता से पीटा गया, बुरी तरह मुसलमानों को पीटा गया। जब बंदी बसों से उतर रहे थे तभी उनकी पिटाई शुरू हो जाती थी। लाठियों से उनके सिर, कंधे, पैर, पेट और छाती, शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पर वार ना हो रहे हों। उनमें से ज्यादातर बसों से जैसे ही निकलते थे कुछ मीटर दूरी तक चलने से ही खून में भीग जाते थे। मैंने एक बूढ़े आदमी मुस्लिम जिनकी दाढ़ी थी उनको देखा, उनकी सफेद दाढ़ी थी, उनके सर पर, चेहरे पर चोटें लगी थी, बहते खून से वो लाल हो गए थे। लेकिन पीएसी के जवान अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उनमें से एक ने पूरी ताकत के साथ उस बूढ़े की खून से भीगी दाढ़ी को खींचा। असहनीय दर्द के चलते बूढ़े आदमी ने अपनी चेतना खो दी और वो बेहोश हो गया। संभवतः शायद बाद में वो मर गया हो। कांटेदार बाढ़ जो पीएसी और केंद्रीय बलों के शिविरों को अलग करती थी, उसके दूसरी तरफ खड़े हुए कुछ ही मीटर की दूरी पर मैंने ये देखा। मैं बहुत डर गया था। इस घटना ने मेरे किशोर मस्तिष्क और चेतना पर जीवन व्यापी प्रभाव छोड़ा। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। ये बाद में मुरादाबाद के लोगों ने बताया कि इस दंगे की योजना श्रीमती गांधी की कांग्रेस ने ही शायद बनाई थी, क्योंकि वो अपनी जनवरी 1980 की चुनावी जीत के बाद हिंदू वोट बैंक का निर्माण करना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद गिराकर राजीव गांधी ने यह कोशिश की थी। श्रीमती गांधी के लिए मुसलमान जिन्होंने 1977 में कांग्रेस का साथ लगभग छोड़ दिया था, अब भरोसे के लायक नहीं थे। अब उनको हिंदू वोट बैंक चाहिए था। गुजरात में 2002 नरसंहार के दौरान नरेंद्र मोदी की तरह उन्होंने भी मुसलमानों को सबक सिखाने की कोशिश की। दंगे साल के अंत तक जारी रहे और अनाधिकारिक रूप से 2500 से अधिक लोगों की जानें गईं। ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, अनऑफिशियल रूप से लगभग 2500 से ज्यादा लोग मुरादाबाद दंगों में मारे गए थे। लेकिन ऑफिशियल तौर पर केवल 400 लोगों को ही मृत के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मतलब दंगों को छुपाने की एक कोशिश। ये 1919 के प्रसिद्ध जलियांवाला बाग नरसंहार के लगभग बराबर है। मुरादाबाद के मुस्लिम नरसंहार और 1980
1980 के दंगों की दर्दनाक यादें सिर्फ उनको झेलने वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए 40 साल बाद भी उन परेशान करने वाले दृश्यों और दर्दनाक यादों को मैं अपने बुरे सपनों में देखता हूं। मैं इन अनुभवों को पहली बार आप सब में बांट रहा हूं, जिन्हें मैंने अपने परिवार के अलावा किसी से भी साझा नहीं किया था, इस उम्मीद के साथ कि मुरादाबाद, गुजरात, मुजफ्फरनगर जैसा फिर कभी ना घटे। दंगे होते हैं, देश में कराए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दंगों का दंश जो परिवार झेलते हैं, जिनके परिवार के चिराग बुझ जाते हैं, उन लोगों पर क्या बीतती होगी ये सब जानते ही हैं। आपको समझना चाहिए जो दंगों में लोग कुचले गए, मारे गए, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये शायद वो परिवार ही समझ सकता है। फिलहाल देश में फिर से वही सांप्रदायिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप कोशिश कीजिए कि उस सांप्रदायिकता से अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को बचा लें, रोजी और रोजगार की तरफ ध्यान दें। देखते रहिए पब्लिक व्यू। नमस्कार।